आज राधिका की अपने ससुराल में पहली रसोई थी। न ही रसोई घर में दाल थी, न चावल, न सब्जियां, न मसाले। पूरा किचन खाली पड़ा हुआ था। राधिका भागकर बाहर आई तो हॉल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, पति विनोद सब लोग मौजूद थे। सासू माँ, किचन में तो कोई सामान ही नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊं? आप लोग तो इतने अमीर हैं, फिर भी कोई सामान नहीं है। विनोद, तूने बहू को कुछ बताया नहीं क्या? बहू, हम लोग भले ही पैसे वाले हैं, लेकिन लोगों से मांग कर खाते हैं। यही कारण है कि हम इतने अमीर हैं। मैं कुछ समझी नहीं सासू माँ, क्या हम लोग भीख मांग कर खाना खाएंगे? अरे नहीं देवरानी जी, बाहर मोहल्ले में आओ, दाल सब्जी आटा नमक जिस भी चीज की जरूरत है उनसे मांग लेना, उसके बाद ही खाना बना पाओगी तुम। ये सुनकर राधिका को अजीब लगा, लेकिन ससुराल वालों ने जबरदस्ती घर के बाहर सामान लाने भेज दिया। तभी उसे गांव की एक लड़की नेहा ने देख लिया। अरे भाभी, आप तो अभी अभी ससुराल आई हो, बाहर क्यों घूम रही हो? अरे क्या बताऊं, मुझे अभी पता चला कि मेरे ससुराल वाले मांग कर खाते हैं, इसलिए मैं दाल सब्जी चावल ये सब मांगने जा रही हूँ मोहल्ले वालों से। तुम इसमें मेरी कुछ मदद करोगी? भाभी, आपके ससुराल की ये बहुत पुरानी आदत है, उन्होंने खाने के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं खरीदा। मेरा नाम नेहा है, आप मुझे अपनी दोस्त समझिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सामान दे देती हूँ, वरना आप परेशान होती रहेंगी। नेहा ने उसे अपने घर से दाल सब्जी आटा नमक मसाले दिए। तब जाकर राधिका ने खाना बनाया। सभी को खाना बहुत पसंद आया। बहू ने खाना तो अच्छा बनाया ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 1 घंटे के अंदर खाना बनाने का सारा सामान मांग कर ले आई। बिल्कुल सही बहू मिली है हमें। तो इस तरह सब लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह चाय बनाने की बारी थी तो उसने देखा कि किचन में न चाय पत्ती थी न दूध। फिर से वो अपनी सास के पास आई। सासू माँ, कम से कम दूध और चीनी चाय पत्ती तो लाकर रखनी चाहिए थी, ये भी बाहर से मांग कर लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही पकड़ी हो बहू, जल्दी जाओ और मोहल्ले से चाय पत्ती दूध मांग कर लाओ, बच्चों को काम पर भी तो जाना है। राधिका बेचारी सुबह सुबह फिर बाहर निकल गई। उसे लोगों के घरों में जाकर मांगने में बहुत शर्म आ रही थी। फिर भी किसी तरह वो एक घर में पहुंची। चाची, जरा चाय पत्ती दूध और चीनी मिल जाएगी क्या? मेरे पति और जेठ जी को काम पर जाना है और हमारे घर में अचानक चाय बनाने का सामान ही खत्म हो गया। क्यों झूठ बोल रही हो बहू, तुम्हारे ससुराल वालों को इस मोहल्ले में हर कोई जानता है। रुको, अभी लाकर देती हूँ। उन्होंने राधिका को चाय बनाने का सारा सामान दिया। तब जाकर राधिका ने चाय बनाई और सबको पिलाई। ऐसे दिन बीत रहे थे। हर रोज उसे मोहल्ले में मांग कर खाना बनाना पड़ता था। फिर एक रोज राधिका के मायके वाले आ गए। अरे आइए आइए समधन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं समझी जी, तकलीफ तो कोई नहीं हुई। अरे बहू, तुम क्यों खड़ी हो? जाओ मोहल्ले से कुछ सब्जियां मांग कर लाओ और अपने माँ बाप को खाना बनाकर खिलाओ। अब उसके माँ बाप राधिका की तरफ देखने लगे। राधिका अपने माँ बाप की तरफ देखने लगी। उसे अपने मायके वालों के सामने दूसरों से सब्जी मांगने में शर्म लग रही थी। मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे माँ बाप के सामने सब्जियां मांगने भेज दिया। ऐसा करती हूँ, जल्दी से नेहा के घर जाती हूँ। राधिका भागकर नेहा के पास गई और उसे सारी बात बताई। भाभी, अब आपको कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। नेहा, अभी मुझे जल्दी से कुछ सब्जियां आटा दाल चावल दे दो, क्योंकि मेरे मायके से कुछ लोग आए, उनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही कोई आइडिया आता है मैं तुम्हारे साथ जरूर डिस्कस करूंगी। खैर, उस वक्त नेहा ने राधिका को खाना बनाने का सारा सामान दे दिया। नेहा घर आई, खाना बनाया और अपने माँ बाप को खिलाया। अब ये हर दिन का काम हो गया था। राधिका को शर्म आती थी। फिर अचानक एक रोज राधिका को उल्टी आने लगी। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तब पता चला कि वो प्रेग्नेंट। खैर, राधिका मौका पाकर तुरंत अकेले में नेहा से मिली। नेहा, तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे दिमाग में एक नया आइडिया है जिससे मैं अपने ससुराल वालों की मांगने वाली आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती हूँ। राधिका ने सारा प्लान नेहा को समझा दिया और वो अपने घर आ गई। शाम को नेहा ने पूरे गांव वालों और गांव के डॉक्टर को एक जगह इकट्ठा किया। डॉक्टर साहब और गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सबको पता ही है कि राधिका भाभी के ससुराल वालों की मांगने की बहुत बुरी आदत है। उस आदत को सुधारने के लिए मैं आपको एक प्लान समझाने वाली हूँ। आप सबको मेरा साथ देना होगा। नेहा ने सारा प्लान गांव वालों और डॉक्टर को समझा दिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। हम सब इसमें तुम्हारा साथ देंगे। रात में जब राधिका के ससुराल में सब लोग मौजूद थे, तभी डॉक्टर साहब उनके घर पहुँचे। देखिए, आपके घर नया मेहमान आने वाला है, तो जो भी बहू कहे उसे वही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान बहू का जो भी खाने का मन करेगा वो दरअसल उसके बच्चे के लिए जरूरी होगा। इसीलिए महिला का वो सब खाने का मन करता है। डॉक्टर साहब, फिक्र मत करिए, हमारी बहू जो कहेगी हम उसे वही खिलाएंगे ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। खैर, इतना बोलकर डॉक्टर साहब चले गए।
बहू जल्दी से बता तुझे क्या खाने का मन कर रहा है। सासू माँ मेरा तो मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। ठीक है बड़ी बहू, तू मेरे साथ चल, मटर पनीर मांग कर लाते हैं। उसकी सास अपनी बड़ी बहू को लेकर किसी के घर पहुंची। बहन जी थोड़ा सा मटर और पनीर दे दीजिए। अरे थोड़ी देर पहले आती तो आपको मिल जाता, हमारा पनीर खराब हो गया तो फेंक दिया नाली में। कोई बात नहीं चाची, चलो सासू माँ दूसरे घर चलते हैं। ऐसे वो दोनों दूसरे के घर में गई, लेकिन उन लोगों ने भी कोई बहाना बनाकर उन्हें पनीर नहीं दिया। वो लोग पूरे मोहल्ले में घूमती रही, लेकिन किसी ने उन्हें पनीर नहीं दिया। फिर अंत में वो लोग किसी दुकान पर चली गई। भाई साहब जरा 1 किलो पनीर देना, बाद में पैसे देते हैं। अरे बहन जी सारा पनीर तो आज बिक गया। दुकान वाले ने भी उन्हें उधार पनीर देने से मना कर दिया। थक हार कर उसकी सास ने फैसला किया, लगता है पहली बार हमें पनीर खरीद कर लाना पड़ेगा बाजार से। पहली बार उसकी सास मटर पनीर खरीद कर लाई और बनाकर अपनी बहू को खिलाया। बहू इस घर के होने वाले चिराग के लिए पहली बार मैं पनीर खरीद कर लाई हूँ। लगता है प्लान काम कर गया। लेकिन 1 घंटे बाद फिर से राधिका को भूख लगने लगी। सासू माँ मेरा भिंडी की सब्जी खाने का मन कर रहा है। देवरानी जी अभी 1 घंटे पहले तो मटर पनीर खाया था, इतनी जल्दी फिर से भूख लगाई। बहू कैसी बातें कर रही हो, सुना नहीं था डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? जो भी बहू का खाने का मन है वो दरअसल इसके बच्चे का खाने का मन हो रहा है। जाओ जल्दी से भिंडी मांग कर लाओ। माँ ऐसा करता हूँ, पूरी मार्केट किचन में लाकर रख देता हूँ। विनोद बाजार गया और अगले 1 साल के लिए सारा सामान लाकर किचन में रख दिया। अब उस घर का कोई भी इंसान खाना बनाने से पहले कुछ भी मांगने मोहल्ले में नहीं जाता था। फिर एक रोज नेहा उनके घर आई। चाची मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, अचानक दूध खत्म हो गया, क्या आपके पास थोड़ा दूध होगा? अरे हाँ बेटा बिल्कुल, हमारे पास अब हर चीज है, जो चाहो ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची, आप तो बहुत अच्छी हो। खैर दूध लेकर नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन नेहा के धन्यवाद बोलने की वजह से उसकी सास को बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार किसी को कुछ देकर जो खुशी मुझे मिली है वो खुशी मैं बयां नहीं कर सकती। आज मुझे सबक मिल गया है कि हमें हमेशा किसी से मांग कर नहीं खाना चाहिए। आज के बाद हम लोग किसी से भी मांग कर नहीं खाएंगे। तो इस तरह उस दिन के बाद राधिका के ससुराल वालों का मांग कर खाना बंद हो गया। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक, तू आराम से नाश्ता कर, बजाने दे घंटी कुछ देर, नहीं खोलेंगे तो चली जाएगी वापस। ओहो माँ, मेरा एक जरूरी पार्सल आने वाला है, जरूर वही आया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर ऋषभ नाश्ते के बीच से उठा और घर का मेन गेट खोल दिया, पर सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर ऋषभ का मुंह उतर गया और बुझी आवाज में उसने अपनी माँ से कहा, माँ सुनंदा ताई आई है। अरे अपनी माँ को बाद में बुलाना, पहले मुझे अंदर तो आने दे, चल परे को हट। ये कहकर सुनंदा ने ऋषभ को हल्के से धक्का दिया और उसे साइड में हटाकर खुद घर के अंदर आ धमकी। तब तक ऋषभ की माँ तारा भी रसोई से बाहर आ चुकी थी और फिर, अरे सुनंदा जी आज इतनी जल्दी? हाँ अरे मैं तो और पहले ही आ रही थी, पर फिर सोचा कि आज इतवार है तो क्या जाने तुम लोग सो रहे होगे, बस यही सोच के रुक गई। आह बड़ी मेहरबानी। वैसे आज क्या खत्म हो गया? अब थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, अब ये लो कटोरी भर दो। आज यही सोच के उठी थी कि सबके लिए बढ़िया खीर बनाऊंगी, पर डिब्बा खोलकर देखा तो मरी चीनी का एक दाना भी ना निकला। अब राकेश और निधि भी कल देर से घर लौटे थे तो उन्हें जगाना ठीक ना लगा मुझे। लाओ अब। हाँ वैसे खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है। आज क्या बना लिया नाश्ते में? कुछ खास नहीं, मेथी आलू की सब्जी और पराठे हैं। अरे 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 मेथी आलू की भुजिया तो मुझे बड़ी पसंद है। बस जरा सी लहसुन और अदरक का तड़का लगाओ सूखी लाल मिर्च के साथ। अब वैसी बनाई है ना? खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, पर अब इतनी जिद कर रही हो तो दे दो थोड़ी सी। अब ऐसा करो अपनी ही एक छोटी सी कटोरी में दे दो, कल आऊंगी तो वापस लेते आऊंगी। सुनंदा तारा की पड़ोसन थी और हमेशा ऐसा ही करती थी। हर सुबह उसका पहला काम होता था तारा के घर जाकर खाना मांगना, कभी कच्चा सामान तो कभी पका पकाया खाना। सुनंदा किसी न किसी बहाने से तारा से वो सब मांग ही लेती थी और उसकी इस आदत से तारा के साथ साथ अब उसका बेटा ऋषभ भी चिढ़ने लगा था। माँ आप ना बहुत भोली हो, तभी तो वो औरत आपको हर रोज बेवकूफ बनाकर सब मांग ले जाती है। अरे एक बार सीधे शब्दों में मना कर दोगी तो फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं कल ही इस औरत के दिमाग ठिकाने पर लगाता हूँ। नहीं बेटा, पुराने पड़ोसी हैं
और सच कहूं तो पहले सुनंदा जीजी ऐसी थी भी नहीं। तेरे बाबूजी बड़ा मानते थे उनके परिवार को, पर जब से महेश भैया गुजरे तब से थोड़ी बावली सी हो गई हैं। अब हो सकता है कुछ दिक्कत भी हो घर में। क्या दिक्कत होगी माँ? पति नहीं रहे तो क्या हुआ? उनका बेटा तो बढ़िया कमाता है, उल्टा उनकी तो बहू भी कमाती है। देखे नहीं उनके ठाठ? अभी पिछले महीने ही तो नई गाड़ी खरीदी है। और फिर सुनंदा ताई ने कभी खुद से कुछ कहा क्या आपको? नहीं, कोई परेशानी हो ऐसा तो कभी नहीं जताया। उल्टा हमेशा अपने बेटे बहू की तारीफ ही करती रहती हैं। तू छोड़ ना ये सब और ये बता कि तू ऑफिस से छुट्टी कब ले रहा है? मिताली का फोन आया था मुझे, बोल रही थी शॉपिंग पर साथ चलने को। ओहो माँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप और मिताली देख लो ना सब कुछ प्लीज। ये लो, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड। जो लेना है और जितने का भी लेना है आप दोनों ही देख लो। दरअसल यहाँ मिताली नाम की जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी वो तारा की होने वाली बहू थी। ऋषभ और मिताली कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली थी। ऋषभ वेल सेटल्ड था तो मिताली भी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। तारा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और फिर एक दिन, कैसी हो तारा? हो गई बहू के स्वागत की तैयारियां? हाँ जी, बस अब सब सही से हो जाए। वैसे तो ज्यादातर काम खुद मिताली ने ही संभाल रखे हैं। मेरे ऋषभ को तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं। चलो बढ़िया है। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि वो थोड़ा सा गुड़ होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ है तो सही, पर थोड़ा पुराना हो गया है। अरे अरे रे रे, फिर तो तुम्हारे काम का ही नहीं रहा होगा। ऐसा करो फिर जितना है मुझे ही दे दो। हैं? पर आप क्या करोगी उससे? सुनंदा वैसे थी तो तारा की पड़ोसन, लेकिन तारा ने उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था। लेकिन जिस तरह हर रोज खाना मांगने को लेकर सुनंदा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, उससे खुद तारा भी परेशान हो गई थी। और अब तो उसके घर की सत्ता भी बदलने वाली थी। ऋषभ की शादी के बाद उसकी रसोई अब उसकी बहू मिताली के हाथों में थी। और आज क्या पकवा रही हो बहू से तारा? कढ़ी चावल बनाए ताई जी, आपके लिए लेकर आऊं? हाँ जरूर लेकर आओ। कढ़ी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मिताली ने फौरन एक प्लेट में कढ़ी चावल लगाकर सुनंदा को दिए, जिन्हें सुनंदा ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया और फिर बड़े प्यार से बोली, वाह भाई वाह, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनाई बहू, जुग जुग जियो। अब ऐसा करो, इस कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी मुझे दे भी दो। जी बस अभी लाई। मिताली के लिए ये पहली बार था, इसलिए उसे कुछ खटका नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, सुनो जी, ये सुनंदा ताई की क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं, एक नंबर की लालची औरत है। हर रोज खाना मांगकर खाने की आदत हो गई है। माँ को तो उसने अपने झांसे में ले रखा है, पर तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। साफ साफ मुंह पर मना कर देना। मिताली ने उस वक्त ऋषभ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। और फिर अगले दिन, और भाई तारा कहाँ हो? वो माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। जरूरी काम हो तो मैं बुला लाऊं उन्हें? अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल लेने आई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं रुकिए, मैं लाती हूँ। इसके बाद मिताली ने सुनंदा की लाई हुई छोटी सी बोतल में सरसों का तेल भरकर उसे दे दिया, जिसे लेकर सुनंदा वापस अपने घर चली गई। और फिर ये देखो, ये बुढ़िया फिर कहीं से कुछ मांग कर ले आई। ओह गॉड, इसने तो नाक कटा रखी है हमारी। मांगू नहीं तो और क्या करूं? तुम लोग तो मुझे कुछ देते नहीं, ना खाना और ना ही राशन। हाँ तो जीवन भर का ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? अरे रहने की जगह दे रखी है, वो कम है क्या? भूलो मत, तुम्हारे पति ने जीवन भर जो कमाया वो अपनी बीमारी पर खर्च करवाकर चले गए। अब यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा और मेरे पति का है। और मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी राकेश। बोल बेटा। अब मैं क्या कहूँ माँ, मेरा कहना तुम सुनती कहो? कब से कह रहा हूँ छोड़ आता हूँ तुम्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में, वहाँ तुम भी खुश और यहाँ हम भी खुश। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। शायद मेरे ही समझने में गलती हो गई। मोहल्ले में तुम लोगों की इज्जत बनी रहे इसके लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब लगता है कि तू ही सही है। अब जब बहू ने ही कह दिया है कि ये घर मेरा नहीं तो फिर आप हमारे साथ रहेंगी जीजी, हमारे घर में, जो आज से आपका भी है। तारा तुम? हाँ जीजी, बहुत अच्छा हुआ जो मिताली के कहने पर मैं उसके साथ तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। क्यों जीजी, क्यों कभी कुछ नहीं बताया? क्या बताती तारा कि मेरे खुद के बेटे को मेरी परवाह नहीं। मेरी बहू मुझे एक वक्त का खाना तक नहीं पूछती, आस पड़ोस से मांग मांग कर गुजारा चला रही हो। ये कैसे बताती तुम्हें और किस मुंह से बताती?
कसूर तो आखिर मेरी परवरिश का ही है ना। नहीं ताई जी, कसूर आपका नहीं, बल्कि जिसका है वक्त उसे उसकी सजा जरूर देगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, आज से आप हमारे साथ रहेंगी। मैं आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों पर कैसे बोझ बन जाऊं, और ऋषभ वो क्या कहेगा? उन्हें मैं समझा लूंगी ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस अपनी बहू पर भरोसा रखिए और चलिए मेरे साथ। ये कहकर मिताली ने सुनंदा को गले से लगा लिया और सुनंदा में अब उसे ना कहने की हिम्मत नहीं। उसने एक बार भी पलटकर अपने बेटे बहू की तरफ नहीं देखा और मिताली और तारा के साथ चल दी, अपनी बची हुई जिंदगी को अपने आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए।